हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस लेक्चर सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस्ड यूपीएससी एग्जाम जो आने वाला यूपीएससी एग्जाम है उसके लिए, और भी डिफरेंट एग्जाम जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी एग्जाम, जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो इंडियन पॉलिटी में आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, तो डीपीएसपी लिया कहाँ से गया हमारे संविधान में, तो याद कीजिए सबसे पहले। तो डीपीएसपी हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। ये संविधान के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, पार्ट 3 में क्या था, पार्ट 3 को हम लोग कल रिवाइज किए थे। पार्ट 3 में था 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट था। उसके बाद तुरंत स्टार्ट हो जाता है डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है कि सरकार को एक निर्देश दिया गया है कि आपको ये सब करना है। मान लीजिए कि सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम सरकार तो बन गए लेकिन करना हमको क्या है ना। तो सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो डीपीएसपी में जो भी लिखा है आप वो सब काम कर दीजिए, अपने आप जनता का भलाई हो जाएगा। फंडामेंटल राइट क्या था, तो फंडामेंटल राइट सरकार के ऊपर एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस था। सरकार के ऊपर एक कंट्रोल था कि आप इसे पार नहीं कर सकते, है ना। आपको कानून बनाते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और डीपीएसपी क्या है, सरकार को एक निर्देश दिया गया है कि आपको ऐसा करना है, ऐसे काम करना है। ठीक है, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। कोई सरकार यदि ये सब काम नहीं करती है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी बात इसका यही है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं डीपीएसपी को, आर्टिकल 36 से 51 तक। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे संविधान में पार्ट 4 में है, जैसा कि हम पहले बताएं। और डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो आयरलैंड से लिया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, उसमें भी कुछ हिस्सा इसमें से लिया गया है। ठीक है, तो डीपीएसपी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। डीपीएसपी को ऐसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है, तो डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो आर्टिकल 38 में बताया गया है स्टेट को डायरेक्शन देता है टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो पीपल के वेलफेयर के लिए सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना, सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना। सोशल ऑर्डर कैसे सिक्योर होगा, तो बाय परमिटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3 तरीके का जस्टिस प्रीएम्बल में आप पढ़े होंगे, है ना, प्रीएम्बल में पढ़े होंगे। 3 तरीके का जस्टिस हम लोग को प्रोवाइड कराया गया है। प्रीएम्बल का वीडियो आप देख सकते हैं, और रिवीजन में हम लोग प्रीएम्बल भी पढ़े थे। तो ये तीनों जस्टिस प्रोवाइड कराना। 39 में है डायरेक्ट टू सिक्योर द राइट टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। सारे सिटीजन के लिए लिवलीहुड प्रोवाइड कराना। एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जीने के लिए एडेक्वेट साधन प्रोवाइड करना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन। तो एक क्वेश्चन आता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेन एंड वुमेन का किस आर्टिकल में दिया गया, तो आर्टिकल 39 में दिया गया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन सेवरल अदर वेज। ठीक है, और भी तरीके से जस्टिस प्रोवाइड कराना है। जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है, ये भी एक तरह का जस्टिस है। यदि मेन को ज़्यादा मिलता है, वीमेन को कम मिलता है, तो एक इनजस्टिस हो गया ना। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जस्टिस का है, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस की बात किया गया है। ठीक है, 39A, आर्टिकल 39A, ए यानी अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है, कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब अमेंडमेंट है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल 39A में बताया गया है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ये पूछा जाता है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, यदि कोई समर्थ नहीं है तो उसको फ्री में वकील प्रोवाइड कराना, आम भाषा में ऐसे समझ लीजिए। तो आर्टिकल 39A में बताया गया है। आर्टिकल 40 क्या है, तो प्रोवाइड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये बीपीएससी में आया था क्वेश्चन, 64th बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 64th बीपीएससी में, कि विलेज पंचायत के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 40 है। ठीक है, आर्टिकल 40 में ये बताया गया था, तो विलेज पंचायत प्रोवाइड कराना। ठीक है, आर्टिकल 41 में है राइट टू वर्क। आर्टिकल 41 करता है प्रोवाइड फॉर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 41 में 3 चीज़ प्रोवाइड कराने के कहा गया है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। कब राइट टू वर्क, कब, जब आदमी डिजेबल हो, है ना, बीमार हो, बूढ़ा हो जाए, तो सरकार को प्रोवाइड कराना है राइट टू एजुकेशन, टू वर्क, टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, आर्टिकल 42 प्रोवाइड फॉर प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मटेरियल लिफ्ट। आदमी को रहने के लायक कंडीशन बनाना, ह्यूमन लाइक कंडीशन में रहना। आर्टिकल 42 में बताया गया कि आदमी के रहने लायक कंडीशन बनाना है सरकार को। ऐसा नहीं कि आदमी बस किसी तरीके से जिंदा है, एक ह्यूमन लाइक कंडीशन। ठीक है, तो मतलब कि एक आदमी के रहने लायक कंडीशन, मतलब कि जहाँ हर चीज़ कंफर्टेबल हो। आर्टिकल 43 में क्या है, टू इंडिविजुअल टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, अदरवाइज वर्किंग ए लिविंग वेज, कंडीशन ऑफ वर्क इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज।
एंड टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज। तो इसमें एक बहुत बड़ा आर्टिकल इसमें बताया गया है, आर्टिकल 43 में स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया है सारे वर्कर के लिए, या किसी भी तरह के हो, एग्रीकल्चरल हो, इंडस्ट्रियल हो, या किसी भी तरह का वर्कर हो, उसको एक लिविंग वेज मिलना चाहिए, मतलब उसको मजदूरी कम से मतलब कि इतना मजदूरी मिलना चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अच्छे से कर सके, अच्छे कंडीशन से कर सके, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके, अपना जो लाइफ उसको फुल इंजॉयमेंट कर सके, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट कर सके, मतलब उसको इतना पैसा मिलना चाहिए कि उसका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हो पूरा हो, है ना, हर तरीके का वो अपना एंजॉय करे, सोशल एंजॉय करे, कल्चरली एंजॉय करे। ऐसा नहीं है कि इतना भी पैसा ना मिले को अपना फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पाए, है ना। तो ये आर्टिकल 43 का उल्लंघन, मतलब मिनिमम वेज का जो कानून सरकार लाती है कि आपको कम से कम इतना पेमेंट देना है, तो आर्टिकल 43 से एक तरह से बोल सकते हैं कि इसको देख करके लाती है। और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, तो आर्टिकल 43 में बताया गया। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे इसका क्वेश्चन आता है कि मिनिमम वेज का कंडीशन किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 43। कॉटेज इंडस्ट्री कौन से आर्टिकल, तो आर्टिकल 43, ठीक है। फैक्ट्री में देखिए 43 में और भी यहाँ पे 2 पार्ट दिया है कि प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43 में दिया गया। 43B में बताया गया है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 43A में बताया गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सारे लोगों के लिए ऐसा एक जैसा कानून, तो आर्टिकल 44 में बताया गया, आर्टिकल 44 में बताया गया है। और अभी हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ गोवा में है, एक स्टेट में लागू है, गोवा में लागू है, और पूरे देश में कहीं नहीं लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 में कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के लिए बताया गया, कंपलसरी एजुकेशन देना चिल्ड्रन को। 46 में क्या है, तो प्रोवाइड फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है। तो आर्टिकल 46 में बताया गया है कि SC ST और अदर ट्राइबल पीपल के लिए एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। और आर्टिकल 47 में क्या है, डायरेक्ट स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि न्यूट्रिशन का लेवल को इंक्रीज कराना है। जैसे आप देखते होंगे कि आयरन की गोली दिया जाता है गाँव में, या फिर आंगनबाड़ी सेंटरों के द्वारा, आशा के द्वारा बांटा जाता है। उसके अलावा दाल दिया जाता है, ठीक है, और भी डिफरेंट इस तरह के न्यूट्रिशन। आप पोषण अभियान के बारे में सुने होंगे, है ना, पोषण अभियान के बारे में सुने। आर्टिकल 48 में क्या है, आर्टिकल 47 तो हम लोग अभी पढ़े कि न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए बताया गया। आर्टिकल 48 में क्या है, तो प्रोवाइड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 48 में बताया गया काउ के स्लॉटर को रोकना है, काल्ब्स यानी कि उसके बछड़े को, एंड अदर कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड, ठीक है, और दूसरे कैटल का ब्रीड को इम्प्रूव कराना है। आर्टिकल 49 में क्या है, तो मेक प्रोविजन टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स, मोनूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लेसेज ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, जो भी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट उनको प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है। और नेचुरल इंपॉर्टेंस का जो ASI डिक्लेयर करता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है किसी भी मोनूमेंट को नेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, सुने होंगे कि इसको डिक्लेयर किया गया मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। 100 ईयर से ज़्यादा का जब कोई मोनूमेंट हो जाता है तब, तो ये आर्टिकल 49 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर बताया गया है ना, 50-50 बांट दिया गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। आर्टिकल 51 क्या है, तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, तो दुनिया में शांति कायम कराना, ये आर्टिकल 51 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ DPSP यहाँ पे लगभग सारे आर्टिकल हम लोग देखें जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में पढ़ें। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।